नमस्कार, हम हाजिर हैं हर हाल में आपकी आवाज बनकर, बेखौफ आजाद आवाज। भला जिक्र कोरोना से हम बच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। काफी दिनों से सबसे बड़ी खबर कोरोना ही चल रही है, माइग्रेंट लेबर्स चल रहे हैं। तो हम शुरुआत कोरोना से करेंगे। भारत में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,40,000 को पार कर चुकी है। ये लॉकडाउन के बावजूद है, लॉकडाउन के चौथे चरण के बावजूद है। 14,000 से पॉजिटिव केस और 850 से ज्यादा मरीजों की मौत के साथ कोरोना के मामलों में गुजरात देश में तीसरे नंबर पर है। हम गुजरात का जिक्र क्यों कर रहे हैं, हम आगे आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात तीसरे नंबर पर है। कोरोना वायरस से निपटने में गुजरात की रूपानी सरकार के उदासीन रवैये को लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने सरकार को बहुत जबरदस्त डांट लगाई है। गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस आईजे वोरा की बेंच ने कोरोना को लेकर गुजरात के मौजूदा हालात की तुलना सिंकिंग टाइटैनिक यानी डूबते टाइटैनिक समुद्री जहाज से की है। टाइटैनिक एक बहुत बड़ा लग्जरी लाइनर था, हम सब जानते हैं, जो अपनी पहली यात्रा के दौरान ही डूब गया था और उसके बारे में ये कहा जाता था कि ये कभी नहीं डूब सकता। कोर्ट ने कहा कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की जो हालत है वो दयनीय है। सिविल अस्पताल कूड़े के ढेर से भी बदतर है, डंजॉन, वर्स देन डंजॉन। आपको बता दें, अहमदाबाद में 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं कोरोना से। अकेले अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में 377 मरीजों की मौत हो चुकी है। और हाईकोर्ट ने रूपानी सरकार से उन प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने को कहा है जिन्होंने कोरोना के मरीजों को भर्ती करने से मना कर दिया था। मेरे साथ हैं डॉक्टर हरजीत भट्टी। डॉक्टर भट्टी, आपका स्वागत है, बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहता हूं कि विकास के जिस गुजरात मॉडल को पूरी दुनिया के सामने पेश किया गया था, कोरोना संकट में उस मॉडल को आप कहां पाते हैं? ये मॉडल तो देखिए इस तरह से उसमें मॉडल में क्या था, क्या चीजें बताना चाहते थे, ये तो हमें भी नहीं पता है। सिर्फ और सिर्फ एक एक हवा सा क्रिएट किया गया, लेकिन उसके बाद उसमें बेसिकली क्या था, क्या उसमें हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूडेड थी उस मॉडल में? अगर वो इंक्लूडेड थी तो आज हमारे सामने है कि कितनी बुरी हालत है। हाई कोर्ट जो है उसको ये कहना पड़ रहा है कि आप टेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करिए। और उसमें गुजरात की सरकार का ये कहना है कि अगर हम टेस्ट करेंगे तो 70% लोग तो पॉजिटिव आ जाएंगे, तो हम फिर उसके बाद तो लोगों में पैनिक क्रिएट हो जाएगा। अब आप देखिए, मैं इस पर भी आऊंगा, मैं इस विषय पर भी आऊंगा। जी, मैं इस विषय पर भी आऊंगा, टेस्टिंग के विषय पर भी। आप मुझे बताइए कि आज के दिन आपको हाल क्या लग रहा है गुजरात मॉडल का? नहीं, आज के दिन हाल जो है वो बहुत एकदम बुरी हालत में है। और ये सर, इसमें एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये भी है कि हम सिर्फ ये हाल जो है ये सामने आ चुका है, वरना ये जो सिंकिंग शिप की बात है कि डूबती हुई टाइटैनिक है, ये डूबती हुई टाइटैनिक तो पिछले साल नीति आयोग खुद बोल चुका है। नीति आयोग ने खुद कहा था कि ये पब्लिक हेल्थ केयर एक सिंकिंग शिप है, और उन्होंने तो इसको एक बेसिस की तरह तैयार किया था कि हम तो प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, सब कुछ बेच देना चाहते हैं, क्योंकि अब सरकारें इसको नहीं चला सकती। तो आज के जो संकट है, इसने हमारे जो हेल्थ केयर सर्विसेज का, जो एक पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज का जो ढांचा है, उसको ओपनली खोल के सबके सामने रख दिया है। आज हमारे सामने साफ दिख रहा है कि अगर किसी भी तरह की कोई आपदा हमारे ऊपर आती है तो हम सिर्फ एक बीमारी को एक टाइम पे देख सकते हैं, और उसको भी अगर देखने लगते हैं तो उसमें भी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि लोग सड़कों पे मर रहे हैं, बाहर मर रहे हैं। एक बीमारी, सिर्फ एक कोविड को हम नहीं देख पा रहे, बाकी नॉन कोविड बीमारियों को तो आप छोड़ दीजिए, उनको तो सरकार ने भी छोड़ दिया है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। पूरा का पूरा हेल्थ केयर स्ट्रक्चर अगर एक बीमारी को भी नहीं संभाल सकता है तो आप देख सकते हैं कि ये कितना बुरा मॉडल है। जी, और ले दे के जितना भी संभाल रहे हैं वो सरकारी ढांचा ही संभाल रहा है। जितना भी चरमराया हुआ है, जो भी उसकी हालत है, प्राइवेट अस्पताल उस स्तर पर काम नहीं आ रहे जिस स्तर पर उन्हें आना चाहिए था। और इसलिए दिल्ली सरकार को तो ऐलान करना पड़ा कि 20% बेड्स जो हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, वो कोरोना के मरीजों के लिए रिजर्व किए जाए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने विजय रूपानी की बीजेपी सरकार की टेस्टिंग को लेकर भी
जमकर एक फटकार लगाई, गुस्सा जाहिर किया, जिसका जिक्र डॉक्टर भट्टी भी कर रहे थे। दरअसल रूपानी सरकार ने कोर्ट में तर्क दिया था कि ज्यादा संख्या में टेस्टिंग से आबादी के 70% के कोरोना पॉजिटिव होने की आशंका है। अगर ज्यादा टेस्टिंग हो गई तो हो सकता है 70% आबादी पॉजिटिव निकले। सरकार के मुताबिक ज्यादा टेस्टिंग से लोगों के बीच डर भी पैदा हो सकता है। इस पर कोर्ट ने पूछा, क्या सरकार गुजरात में कोरोना के मामलों की तादाद को आर्टिफिशियल तरीके से कंट्रोल करना चाहती है? गुजरात में कोरोना वायरस के हालात को लेकर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी से पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को अपने ही राज्य जहां से वो आते हैं, गुजरात, उसके हालात की जानकारी है? कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित अहमदाबाद के 4 विधानसभा क्षेत्र गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में आते हैं, जैसे खुद गृह मंत्री अमित शाह सांसद हैं। सिंघवी ने यह भी पूछा कि जिस तरह से केंद्र ने कोरोना की जांच को लेकर बंगाल में टीमें भेजी थीं, क्या ऐसी जांच गुजरात में भी कराई गई है? सिंघवी ने कहा कि खुद गुजरात सरकार ने कोर्ट में प्राइवेट लैब में टेस्टिंग रोकने की बात कबूल की है। सिंघवी ने पूछा, क्या गुजरात में ज्यादा टेस्टिंग नहीं कराने के पीछे सरकार का मकसद प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की छवि को बचाना तो नहीं है? आइए सुनते हैं सिंघवी ने कहा क्या। मंत्री गुजरात के लगता है मालूम नहीं क्या हो रहा है, उच्च न्यायालय कहता है, और ये साफ लगता है कि वो कभी सिविल अस्पताल के आसपास नहीं गए। मे बी इवन वर्स देन अ डंजन। तहखाने से ज्यादा गया गुजरा मुख्य अस्पताल अहमदाबाद का, जहां 62% मृत्यु होती है अहमदाबाद की। डॉक्टर भट्टी, आप जिक्र करते हैं कि टेस्टिंग कम की जा रही है। टेस्टिंग कम करने का मतलब ये तो नहीं हो सकता कि मरीज ही नहीं है। इसकी वजह क्या है? ये जरा इसका लॉजिक, इसका तर्क मुझे समझाइए कि टेस्टिंग कम की जा रही है, ज्यादा करेंगे तो हकीकत सामने आ जाएगी। इसमें देखिए, सबसे पहले तो हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जो सरकार ने ये बयान दिया है कोर्ट के अंदर, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। अगर आप ये कहते हैं कि हम टेस्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि टेस्ट करेंगे तो लोग पॉजिटिव आ जाएंगे, इस बात को सुन के ज्यादा पैनिक क्रिएट होगा, क्योंकि अब लोगों को ये लगेगा कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग पॉजिटिव हो सकते हैं लेकिन सरकार उनका टेस्ट नहीं कर रही है। तो ये एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल सा स्टेटमेंट है, पहली बात तो। दूसरी चीज, इसमें ये बात देखने की है कि टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? इसलिए है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जल्दी हम पेशेंट्स को उनको पकड़ सके, उनको आइसोलेट कर सके, ताकि हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक सके। चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना ही इसका बेसिक सबसे पहला इलाज है, जो पिछले 4-5 महीने से WHO से लेके हर कोई इस पे एम्फेसिस कर रहा है। लेकिन आज हमारी सरकार जो है वो सिर्फ वेट एंड वॉच की पॉलिसी उसकी चल रही है, और उसमें बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है कि रिकवरी रेट बड़ा अच्छा है जी, वो सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन मैं अगर आपको अपने ऊपर एग्जांपल दूं कि मैं डॉक्टर हूं, मेरे सामने 10 मरीज बैठे हैं, मैं बस बैठ के उनको देख रहा हूं, 10 मरीजों को, उनको कोई मैं इलाज नहीं कर रहा, उनके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं, बस देख रहा हूं। उन 10 में से 1 की मौत हो जाती है, 9 बच गए, तो आप क्या ये बोलेंगे कि मैंने उनका बहुत अच्छा इलाज किया है? ये तो उन्होंने अपना एक जो ड्यू प्रोसेस था। अब ये सरकार क्या कर रही है? सिर्फ नेचुरल हिस्ट्री को वॉच कर रही है। इनको भी पता है कि इस कोविड के अंदर 3-4% की मोर्टेलिटी है, 96 to 98% पेशेंट जो हैं अपने आप रिकवर कर जाते हैं। तो बस उसी को जो है, उसी डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, और इनकी तरफ से एक्टिव ना कोई इंटरवेंशन है, ना कोई प्रिवेंशन का कोई तरीका ये लोग अपना रहे हैं कि किस तरह से इसकी चेन को रोका जाए। और अगर इन्होंने प्रिवेंशन का तरीका नहीं अपनाया, अभी भी ज्यादा टेस्ट करके चेन को ब्रेक करने की कोशिश नहीं की, तो हम आगे से आगे 2-2%, 3-3% मोर्टेलिटी करके आगे से आगे जो बाकी देशों में बीमारी खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारे देश में दिसंबर जनवरी तक ये ऐसी चलती रहेगी फिर, अगर हम चेन को ब्रेक नहीं करते हैं। जी। मुझे याद है कुछ साल पहले ये हमारे बॉलीवुड के एक एक्टर ने यूपी गवर्नमेंट के लिए विज्ञापन दिया था कि यूपी में दम है क्योंकि यहां अपराध कम है। जब अपराधों की FIR ही नहीं लिखवाई जाएगी तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में जाहिर तौर पर वो कम ही दिखाई देंगे। यही कुछ ऐसा है गुजरात में हो रहा है, पूरे भारत में हो रहा है। टेस्टिंग उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हो गई तो असली तस्वीर सामने आएगी। बहरहाल, एक तरफ देश में चौथे लॉकडाउन के साथ छूट का दायरा बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना से, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोरोना के मरीजों की तादाद 1,40,000 के पार हो चुकी है, और कोरोना वायरस के मामलों में लगातार चौथे दिन रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 6,977 मामले सामने आए हैं।
पिछले 4 दिन में हर रोज कोरोना केस रिकॉर्ड में बढ़ोतरी हुई है। 21 और 22 मई 6088 केस, 22 और 23 मई 6654 केस, 23 और 24 मई 6767 केस और 24 और 25 मई, आज 25 मई है, 6977 केस। भारत कोरोना वायरस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देशों की सूची में शामिल हो चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने आशंका जताई है कि जुलाई के पहले हफ्ते तक भारत में 20 लाख लोग कोरोना से प्रभावित हो सकते हैं, उनको कोरोना हो सकता है। आपको यह भी बता दें कि प्रति 10 लाख की आबादी पर भारत में 2200 टेस्ट हो रहे हैं। अमेरिका में जबकि 10 लाख पर 44,587 टेस्ट हो रहे हैं। रूस में 10 लाख पर 61,300 टेस्ट हो रहे हैं। स्पेन में 76,071 टेस्ट हो रहे हैं। ब्रिटेन में प्रति 10 लाख पर 50,979 टेस्ट हो रहे हैं। ब्राजील में 3,461 टेस्ट हो रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है, आईसीएमआर ने हाल ही में कहा था कि हम रोजाना कोरोना के मामलों को लेकर ब्रीफिंग नहीं करेंगे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा और आपको आगे की राह क्या दिख रही है? जी, आईसीएमआर ने ऐसा क्यों कहा, ये तो देखिए साइंटिफिक जितनी भी हमारी अभी कम्युनिटी है उसमें एक आईसीएमआर के ऊपर सबसे बड़ा डाउट जो है वो डॉक्टर्स के अंदर एक पैदा होना शुरू हो गया है, क्योंकि आईसीएमआर एडवाइजरी जारी करता है लेकिन उसके पीछे का साइंटिफिक बेसिस हमें नहीं बताता। किसी बड़े मेडिकल जर्नल में अपनी स्टडीज को जो वो पब्लिश नहीं कराता, वो वहां पे स्टडीज को भेजता नहीं है, सिर्फ एक एडवाइजरी जारी कर देता है। तो मेडिकल कम्युनिटी पूरी की पूरी में काफी रोष है और इनफैक्ट इसको डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर आईसीएमआर ऐसा क्यों कर रहा है। और डेटा को मैनिपुलेट करना, अपने जो है कुछ भी एडवाइजरी जारी कर देना, उनके पीछे के एविडेंसेस, क्योंकि हमारी एलोपैथिक प्रैक्टिस को ही एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कहा जाता है और जब आप एविडेंसेस ही हमारे सामने नहीं रखोगे तो उसके बाद हम उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। तो आईसीएमआर का अब रोल जो है वो बहुत ही डाउटफुल होता जा रहा है और जैसे जैसे दिन आगे पास हो रहे हैं उसके ऊपर आईसीएमआर के ऊपर और डाउट बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए अब आईसीएमआर पे रिलाई करना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे रिलाई करना, या हेल्थ मिनिस्ट्री की कोई जो डेटा दे रहे हैं उस पे रिलाई करना, ये अब बहुत ही एक मतलब बहुत ही डाउटफुल चीज हो गई है। क्योंकि हमें खुद पता है कि जिस तरह का अब ये लोग स्टैंड ले रहे हैं, जिस तरह से इनके बयान आ रहे हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है इन्फेक्टेड हो सकते हैं इसलिए हम टेस्ट नहीं कर रहे, तो जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो अपने आप में डाउटफुल है। और अभी हमें भी पता है कि जून जुलाई में तो पीक इसका कहा जा रहा है कि जून जुलाई में पीक आएगा, लेकिन कोरोना बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल वायरस है। इसके बारे में ऐसा भी हो सकता है कि जून जुलाई से आगे तक भी ये वायरस और फैलता जाए। हेल्थ केयर वर्कर्स में भी काफी ज्यादा इन्फेक्शन इसका फैल रहा है। तो ओवरऑल अभी इसके आगे की स्थिति मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आ रही है। और जिस तरह का गवर्नमेंट का और इन इंस्टीट्यूट्स का रिस्पॉन्स है तो उसमें इस और डर जो है और बढ़ रहा है। उसमें 2 महीने बाद देश में घरेलू उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं। कोरोना संकट में एयरपोर्ट का नजारा बदला हुआ दिखा। यात्रियों के चेहरों पर मास्क और हाथों में ग्लव्स नजर आए। पायलट और क्रू मेंबर भी सुरक्षा किट पहने हुए थे। सुबह 4:45 पर दिल्ली से पुणे के लिए पहली फ्लाइट रवाना हुई थी। एयरपोर्ट पर यात्री सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए नजर आए। इंडिगो एयरलाइंस के मुताबिक पहले दिन करीब 20,000 यात्रियों ने सफर किया। मुंबई और हैदराबाद एयरपोर्ट पर भी ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। फ्लाइट शुरू होने के पहले एक खूबसूरत तस्वीर विहान शर्मा नाम के 5 साल के बच्चे के तौर पर नजर आई। विहान अकेले सफर कर दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचा और 3 महीने बाद अपनी मां से मिला। हालांकि दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से आने जाने वाली करीब 80 फ्लाइट्स कैंसिल भी हुई। अचानक फ्लाइट्स कैंसिल होने से मुसाफिरों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और यात्रियों ने कहा कि वापस जाने पर कहां रहेंगे, इसको लेकर कोई व्यवस्था नहीं थी। फ्लाइट्स कैंसिल होने की बड़ी वजह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का ज्यादा उड़ानों को लेकर अपनी असमर्थता, मजबूरी जताना बताया जा रहा है। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी गुरदीप सिंह सप्पल। गुरदीप, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो आज विमान सेवाएं शुरू हुई हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू हुई हैं, उससे पहले दिन फ्लाइट्स कैंसिल होने से जो लोगों को परेशानी हुई, इसकी वजह क्या थी? विनोद जी, जो सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, इसकी वजह क्या थी? जो कोरोना के खिलाफ जब लड़ाई शुरू हुई थी तो पूरी कोशिश थी क्रेडिट लेने की कि इसका श्रेय किसको मिले। उसके बाद दौर आया कि भाई आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे हो, क्योंकि स्टेट्स ने कहा कि हमको राइट्स दीजिए।
और अब वो दौर है जब ये मान लिया कि इस लड़ाई में कोई सफल नहीं हो रहा है, तो दोष किसके ऊपर जाएगा? स्टेट्स के ऊपर जाएगा या सेंटर के ऊपर जाएगा? और इस कोशिश के अंदर जो प्लानिंग होनी चाहिए थी उसका नुकसान हो रहा है। अब आप देखिए कि 15 तारीख को प्रधानमंत्री ने राज्यों से कहा था कि आप अपने सुझाव दीजिए, और 17 तारीख को लॉकडाउन 4 का घोषणा हुई थी, जिसमें कहा गया कि 31 मई को फ्लाइट शुरू होंगी। फिर अचानक से 21 मई को ये कह दिया कि 25 मई से हम शुरू करेंगे, और स्टेट से कोई बातचीत नहीं हुई। ये बातचीत घोषणा करने के बाद हुई, जब टिकटों की बिक्री शुरू हो गई, लोगों ने टिकट खरीदना शुरू कर दिया, तब केंद्र सरकार ने राज्यों से बात करना शुरू किया। और कल रात को, इतवार की रात को, जो उड्डयन मंत्री हैं हरदीप पुरी, उन्होंने ट्वीट करके बोला कि बहुत मुश्किल से स्टेट के साथ नेगोशिएशन पूरा हो पाया है। अब कल जब नेगोशिएशन पूरा हुआ तो अलग अलग राज्यों ने अलग अलग स्टैंड लिया है। आप देखिए कि बॉम्बे ने, मुंबई ने ये बोला है कि 50 से ज्यादा फ्लाइट नहीं उतरेंगी, और बाकी जो उनके एयरपोर्ट है उसमें 1/3 से ज्यादा फ्लाइट्स नहीं हो पाएंगी। तमिलनाडु ने कहा कि सिर्फ 50 पैसेंजर एक फ्लाइट में आ पाएंगे। बंगाल ने कहा कि बृहस्पतिवार को से पहले वो फ्लाइट नहीं उतरने देंगे। आंध्र प्रदेश ने कहा कि मंगलवार को फ्लाइट नहीं होने देंगे। और उसके बाद हर एक स्टेट ने अपने अपने क्वारंटीन के नियम बनाने शुरू कर दिए। आप हैरान होंगे कि कितनी वैरायटी है इन नियमों में। महाराष्ट्र, राजस्थान ने कहा कि 14 दिन का क्वारंटीन होगा। हिमाचल ने कहा 14 दिन का होगा, लेकिन सरकारी क्वारंटीन में जाना पड़ेगा। गुजरात ने, बिहार ने कहा कि 1 भी दिन का क्वारंटीन नहीं होगा। उत्तराखंड ने कहा 10 दिन का होगा। हरियाणा ने कहा 10 दिन का सरकारी क्वारंटीन, 4 दिन घर में रहिए। उड़ीसा ने कहा कि अगर आप 72 घंटे तक रहते हैं तो कोई क्वारंटीन नहीं, उसके ज्यादा रहेंगे तो 14 दिन। गोवा ने कहा कि टेस्ट करा के आइए, अगर टेस्ट नेगेटिव हुआ तो क्वारंटीन में जाना पड़ेगा, पॉजिटिव हुआ तो क्वारंटीन में जाना पड़ेगा। अब इस पूरे चक्र में जो कोऑर्डिनेशन होना था वो नहीं हुआ, और आज बहुत सारे लोग जब टिकट लेके एयरपोर्ट पहुंचे तो उनकी फ्लाइट या तो कैंसिल हो गई थी, या खुद लोगों ने क्वारंटीन के चलते ये फैसला लिया कि वो अब यात्रा नहीं कर पाएंगे। और हैरानी की बात यह कि इसमें सरकारों ने या एयरलाइंस ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की कि जिन लोगों की टिकट कैंसिल हो गई है वो घर वापस कैसे जाएंगे। होटलों में बुकिंग है नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो इस पूरे में जो हो रहा है, फ्लाइट शुरू करना जरूरी था, लेकिन उसके लिए जो प्लानिंग होनी थी वो घोषणा के बाद हुई, जिसकी वजह से आज ये दिक्कत हुई है। जी, बहरहाल इससे एक बात साफ हो जाती है कि राज्य अपने अपनी जो ताकतें हैं उनको असर्ट कर रहे हैं, अपने आप को असर्ट कर रहे हैं, और जैसा गुरदीप बता रहे हैं कि अपने अलग अलग कानून बना रहे हैं। इससे कम से कम केंद्र सरकार को सबक मिलना चाहिए कि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। ये जो हमारा फेडरलिज्म है उसको एक्सरसाइज किया जा रहा है। बिना सलाह लिए राज्यों की आपने फैसले ले लिए और अब उन पर जिम्मा थोप दिया क्योंकि आपके हाथ से निकल गया है, तो वो भी अपने आप को असर्ट कर रहे हैं। तो इससे एक सबक ये मिलता है कि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। इसमें यहां सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं काम कर रही है। हरदीप पुरी कुछ और कहते हैं, राज्य कुछ और कर रहे हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक सरकार ने फ्लाइट से आने वाले सभी लोगों को 7 दिन के सरकारी क्वारंटीन का नियम बनाया है, लेकिन हवाई जहाज से दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचे केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा सरकारी क्वारंटीन में नहीं गए। लॉकडाउन का नियम तोड़ने पर गौड़ा ने अपनी सफाई में कहा, मैं मंत्री हूं, कुछ खास ओहदों पर काम कर रहे खास लोगों को क्वारंटीन के दिशा निर्देशों से छूट दी गई है। ऐसा है क्या, हम नहीं जानते। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को हवाई यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में राहत दी है। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा क्योंकि बुकिंग पहले ही हो चुकी है, इसलिए अगले 10 दिनों तक मिडिल सीट जो है वो खाली छोड़े बिना बुकिंग की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 जून तक इंटरनेशनल फ्लाइट में मिडिल सीट को बुक किया जाएगा। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट फैसला करेगी कि आगे क्या करना है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को नॉन शेड्यूल्ड इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर यह राहत दी है। ये फ्लाइट्स विदेश में फंसे भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए चलाई जा रही हैं। मेरा दूसरा सवाल यह है, जैसे मैंने कहा कि असर्शन ऑफ स्टेट्स, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स, हरदीप पुरी कुछ और कह रहे हैं, राज्य उनकी बात मानने से इनकार कर रहे हैं, अपने अपने नियम बना रहे हैं। इसमें सबक क्या है केंद्र सरकार के लिए? नहीं, सबक तो केंद्र सरकार ले चुकी है ऐसे लग रहा है। अब तो केवल यह दिखाना है कि गलती उनकी नहीं है, क्योंकि राज्यों को अधिकार तो लॉकडाउन 4 में दे दिए गए हैं। अब ज्यादातर चीजें राज्य तय कर रहे हैं। इवन हरदीप पुरी ने जो कल स्टेटमेंट दिया है कि राज्यों से नेगोशिएशन फाइनली हमारा पूरा हो गया है, उसके अंदर निहित यही है कि राज्यों की राय को माना जा रहा है। हां, फैसला लेने से पहले राय नहीं ली गई थी, ये गलती रही। अगर फैसला लेने से पहले राय ले ली जाती तो
ये सिस्टम में दिक्कत नहीं आती और ये सारा काम स्मूथली हो जाता। तो केंद्र सरकार ने अब ये मान लिया है कि सब कुछ उसके बस में नहीं है, राज्य ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, राज्य लगातार जो अधिकार मांग रहे थे वो उनको मिले हैं लॉकडाउन 4 के अंदर, और वो राज्य उसको अधिकारों को प्रयोग भी कर रहे हैं। तो अब लेकिन स्थिति इतनी बुरी हो गई है, कोरोना का जो ग्रोथ है, हम दुनिया में 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं और बहुत जल्दी हमारी जो संख्या है वो बढ़ रही है। ना सिर्फ कोरोना की बीमारी जिनको हो रही है बल्कि डेथ भी हमारे यहाँ बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ऐसे में सभी सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, अब वो चिंता में है कि ये रुक तो रहा नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। ट्रेन को जाना तो था यूपी के गोरखपुर, लेकिन वो पहुंच गई उड़ीसा के राउरकेला में। ये कारनामा दिखाया भारतीय रेलवे ने। शाबाश पीयूष गोयल। चंद रोज पहले मुंबई से गोरखपुर के लिए रवाना हुई श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन उड़ीसा पहुंच गई। जाना गोरखपुर था। रेलवे ने इस पर गलती मानने के बजाय कहा कि ट्रेन गलत रूट पर नहीं चली, बल्कि रेल रूट व्यस्त होने की वजह से ऐसा किया गया। आपको बता दें, ये ट्रेन के रास्ता भटकने का अकेला मामला नहीं, करीब 40 ट्रेनों का इसी तरह रास्ता बदला गया। महाराष्ट्र से पटना के लिए चली ट्रेन पुरुलिया पहुंच गई, लेकिन रूट डाइवर्ट करते वक्त ये नहीं सोचा कि इससे यात्रियों को कितनी परेशानी होगी। गरीब परेशान यात्री क्या खाएंगे पिएंगे। ट्रेन और घरेलू उड़ान सेवा शुरू करने की तरह लॉकडाउन के अलग अलग फेजेज में गाइडलाइंस को लेकर कंफ्यूजन नजर आया। केंद्र सरकार ने दिशा निर्देशों में बिना बताए बदलाव भी किए। कोरोना के अलग अलग जोन घोषित करने को लेकर भी संशय की स्थिति नजर आई। उस वक्त असमंजस बना हुआ था। लॉकडाउन में छूट को लेकर भी कई मौकों पर केंद्र और राज्यों के बीच संवाद की कमी रही, इसलिए कंफ्यूजन बनी रही। अब सरकार को समझ में आ रहा है, केंद्र की सरकार को, कि उसके बस का नहीं है। राज्यों पर अब जिम्मा सौंपा जा रहा है और राज्य पूरी तरह से तैयार नहीं है। बहरहाल मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि लॉकडाउन लागू करने का फैसला 4 घंटे के भीतर भीतर लिया गया और लॉकडाउन से निकलने का फाइनल एग्जिट प्लान क्या होगा इसकी जानकारी नहीं है। एग्जिट प्लान को लेकर आपको आने वाले दिन कैसे लगते हैं? अभी एग्जिट प्लान की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि अभी ये मालूम ही नहीं है कि कोरोना फाइनली क्या शेप लेगा। दरअसल जो मोदी जी की सरकार है वो जिस तरह से काम करती है उसमें लगातार ये आभास मिलता है कि एक लेवल का एडहोकिज्म डिसीजन मेकिंग में है। चाहे आप नोटबंदी लीजिए, चाहे जीएसटी लीजिए, चाहे आप कोरोना लीजिए, एक एक दिन में कई कई नोटिफिकेशन आते हैं जो पुराने निर्देशों को ओवर रूल करके नए निर्देश दिए जाते हैं। अब जो सरकार के समर्थक हैं उनका ये मानना है कि सरकार फीडबैक पे बड़ी तेजी से काम करती है। जो नीचे से फीडबैक आता है सरकारी सिस्टम एकदम से उसको एक्सेप्ट करता है और सुधार करता है, इसलिए कई बार लगातार नए नए निर्देश आते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग सरकार के विरोधी हैं उनका ये मानना है कि आप प्लानिंग पूरी तरह नहीं करते हैं, इसलिए ये स्थिति बनती है कि बार बार निर्देशों को बदला जाए। सरकार का जहां तक सवाल है, जो हम मानते हैं सरकार प्लानिंग करती है, सरकार की प्लानिंग लेकिन इवेंट मैनेजमेंट में ज्यादा अच्छी होती है। तो चाहे स्वच्छ भारत रहा हो, चाहे आज की तारीख में थाली बजाना रहा हो, दिया जलाना रहा हो, वो प्लानिंग परफेक्ट होती है। लेकिन जहां एग्जीक्यूशन की प्लानिंग होती है वहां पे लगातार कमी देखने को मिलती है। अभी भी जो कल आपने बताया कि पीयूष गोयल का जो पूरा कल शाम को ट्वीट चला है महाराष्ट्र को लेकर भी, तो उसके अंदर भी यही है कि प्लानिंग कमी है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने बोला कि हम 80 ट्रेनें मांग रहे हैं, 85 मांग रहे हैं, 40 मिल रही है। तो कल जवाबी कार्रवाई के तौर पे रेल मंत्री ने ट्वीट करना शुरू किया इतवार शाम 7 बजे कि हम 125 ट्रेनें दे रहे हैं, 1 घंटे में नाम दे दीजिए। 1 घंटे में नाम देने का मतलब होता है 2.25 लाख पैसेंजर के नाम महाराष्ट्र सरकार से 1 घंटे में आपने मांग लिए। अगर सरकार दे भी देती तो इतवार की रात को 2.25 लाख नाम देते और सोमवार को वो भीड़ लगती स्टेशनों पे। लेकिन इसको लगातार रात को 2 बजे तक ट्वीट चलते रहे कि भाई नाम मांग रहे हैं, नाम नहीं मिल रहे हैं और सिर्फ 41 ट्रेनें चल रही हैं। तो ये जो प्लानिंग में कमी है उस कमी को ना देखते हुए अब आरोप प्रत्यारोप के कोशिश हो रही है और ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, केंद्र सरकार, लेकिन राज्य सरकारें जो है उनकी पूरी तैयारी नहीं है और वो कर नहीं पा रहे हैं अपने काम को। तो ये जो एडहोकिज्म नजर आ रहा है उसका नुकसान तो हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरदीप अपना समय में देने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। 1948 में देश आजादी की पहली सालगिरह मनाने की तैयारी कर रहा था, 1948। ठीक उसी दिन, उसी वक्त
हिंदुस्तान की सीमा से हजारों किलोमीटर दूर लंदन के वेम्बले स्टेडियम में एक नौजवान इतिहास रचने के लिए हॉकी स्टिक हाथों में थामे खड़ा था। मौका था 1948 का मेंस ओलंपिक हॉकी फाइनल का। भारत ने इंग्लैंड को 4-0 से मात दी और इस जीत के साथ आगाज हुआ हॉकी के एक नए सितारे बलबीर सिंह सीनियर का। हॉकी का वो सितारा अब सितारों में मिल गया है। ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर हमारे बीच नहीं रहे। बलबीर सिंह सीनियर का पंजाब के मोहाली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वो 95 साल के थे और कुछ समय से बीमार चल रहे थे। बलबीर सिंह सीनियर लंदन ओलंपिक 1948, हेलसिंकी ओलंपिक 1952, मेलबर्न ओलंपिक 1956 में गोल्ड जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। 1952 ओलंपिक खेलों के गोल्ड मेडल के मैच में बलबीर ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 5 गोल किए थे और भारत को 6-1 से जीत दिलवाई थी। साल 1956 के मेलबर्न ओलंपिक हॉकी टीम के कप्तान बलबीर सिंह ही थे। बलबीर सिंह सीनियर विश्व कप 1975 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय टीम के मुख्य कोच भी थे। बलबीर सिंह सीनियर को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने आधुनिक ओलंपिक इतिहास के 16 महानतम ओलंपियंस में शामिल किया था। उन्हें सन 57 में पद्मश्री से नवाजा भी गया था। द गोल्डन हैट्रिक नाम से उनकी आत्मकथा भी प्रकाशित हुई थी। बलबीर सिंह जी, आपने हमारा नाम ऊंचा किया, देश का नाम ऊंचा किया, एक अच्छी लंबी जिंदगी जी, 95 साल, और आपने जो काम किया वो लोगों के लिए एक उदाहरण बनकर सामने रहेगा। आप जहां पर भी हैं, आपकी आत्मा को शांति मिले। और इसी के साथ हम इजाजत चाहेंगे। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।